हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विड वो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर क्लियर कर दिया था। आज का जो नया चैप्टर रहेगा वो हमारा थर्मोडायनामिक्स रहेगा। तो आइए पहले बेसिक टर्म देख लेते हैं थर्मोडायनामिक्स के। चलिए, लास्ट की वीडियो हम लोगों ने लिक्विड स्टेट डिस्कस किया था, जिसमें एक पॉइंट था सरफेस टेंशन। तो उसकी यूनिट में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। यूनिट में यहाँ पे ब्राइटनेस आती है, लाइट की जो ब्राइटनेस है वो इधर आती है। तो ब्राइटनेस की वजह से आप लोगों ने हो सकता है ना देख पाया हो। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन पहले देख लेते हैं थोड़ा। तो इसको सरफेस टेंशन नहीं, विस्कोसिटी की यूनिट थी शायद, विस्कोसिटी एफ विस्कस फोर्स मीटा डी वी अपॉन डी जेड। ये हमारा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट था, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले थे। डीवी लिख लीजिए, डीवी अपॉन डी जेड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहां पर जो नीटा है इसको विस्कोसिटी विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ नीटा, यूनिट हमने बताई न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हमने आपको बताई थी। ये यूनिट एसआई यूनिट है। इसको सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहें तो इसको डायन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, और इसी को और पॉइस भी बोलते हैं, पॉइस। और यहां पर याद रखिए, 1 पॉइस कहीं पर यूनिट आ जाए तो ये 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये मैंने यूनिट आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और ये वाली जो यूनिट है ये सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस यूनिट है, डायन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारी ऐसा यूनिट है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेना, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया, उस वीडियो में सही से दिख नहीं रहा है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं, नया चैप्टर चालू होने वाला है, थर्मोडायनामिक्स। बेसिक टर्म हम समझ के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स समझेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी को पढ़ते हैं। ये एनर्जी है, इसको हम दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं। क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और एक टर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको थर्मोडायनामिक के अंडर स्टडी करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टडी इन
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से समझ में आया। हम इस चैप्टर में एनर्जी का ट्रांसफर जहां भी हमें मिलेगा, तो एनर्जी का ट्रांसफर जब होता है तो उसका स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहां पर इस तरह से ये कोई सिस्टम होगा, मान लीजिए ये सिस्टम है हमारा। यहां से एनर्जी सराउंडिंग टू, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एनर्जी केमिकल एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी केमिकल एनर्जी में। तब हम इस चैप्टर के अंतर्गत एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक बात हमने बताई। चलिए, तो थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो किधर से कहां होगा, तो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम लेंगे, सिस्टम के सिस्टम को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट को हम सराउंडिंग बोलेंगे। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, यहां पर बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स यूनिवर्स को हम दो भागों में कंसीडर करते हैं। एक रहेगा सिस्टम, सेकंड पार्ट रहेगा सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम कौन सा होगा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स selected to observation of pressure, volume and temperature। शेष बचा हुआ पार्ट सराउंडिंग बन जाएगा। दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स is called surrounding। अभी हम सराउंडिंग पूरा लिख रहे हैं, फिर हम शॉर्ट में लिखने लगेंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अभी यहां पर थोड़ा समझेंगे, ये हटाते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग समझ में आया कि जिस यूनिवर्स के जिस पार्ट पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उस पार्ट को हम बोल देंगे सिस्टम है ये हमारा, और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट सराउंडिंग में जाएगा। यहां से समझिए, ये मान लीजिए हमने कोई ऑब्जर्वेशन के लिए ये एक सिस्टम मैंने सिलेक्ट किया, ये कोई सिस्टम है, यहां पर हम सिस्टम, और जो रिमेनिंग पार्ट यूनिवर्स का होगा ये सराउंडिंग।
ठीक है, ये जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को डिवाइड कर रहा है, मतलब सेपरेट कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उस पार्ट को हम बोलते हैं बाउंड्री। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, बाउंड्री में लिखवाना रहेगा, इसको बोलते हैं बाउंड्री। ये बाउंड्री दो तरह से हो सकती है। ये थर्मल कंडक्टिंग वॉल हो सकती है, ये एडियाबैटिक वॉल हो सकती है। ये जो बाउंड्री है वो थर्मल कंडक्टिंग हो सकती है, एडियाबैटिक वॉल हो सकती है, या एडियाबैटिक बाउंड्री बोल सकते हैं। थर्मल कंडक्टिंग में हीट will be exchange with surrounding। एडियाबैटिक बॉल में हीट does not exchange, हीट does not exchange। तो बाउंड्री हमें दो तरह से देखने को मिल सकती है, एडियाबैटिक बॉल या थर्मल कंडक्टिंग बॉल, दो तरह से हो सकती है। आपको सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये तीन बातें पता लगी, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, यहां पर हम इसको हटाते हैं। ये सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिकली तीन तरह से हमको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर तीन तरह के सिस्टम देखेंगे। ये सिस्टम तीन तरह के हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। इस ओपन सिस्टम में मास ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, दोनों का कंडक्शन हो जाएगा, दोनों को कंडक्शन होगा। क्लोज्ड सिस्टम में मास का कंडक्शन नहीं होगा और एनर्जी का कंडक्शन हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम में मास एंड एनर्जी किसी का भी कंडक्शन नहीं होगा। इस बेस्ड पर ओपन क्लोज्ड सिस्टम को बनाया गया। यदि एग्जाम्पल देखना चाहें, पहला एग्जाम्पल ये टी इन कप, कप में रखी हुई चाय हमारी ओपन सिस्टम है। यहां से जो वाइपर निकलती है सिस्टम से, वो मास का कंडक्शन और हीट भी रिलीज हो रही है, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। कॉमा लगाएंगे एनिमल एंड प्लांट बॉडी, ये भी हमारे ओपन सिस्टम है, एनिमल एंड प्लांट बॉडी। यानी कि हम बोल सकते हैं हम और आप सभी क्या हैं यूनिवर्स में ओपन सिस्टम है। प्लांट बॉडी या हम लोग या प्लांट, ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम की बात करें, एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, चाय को हम किसी केतली में बंद कर देते हैं, टी इन केटल। और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं हॉट वाटर
इन थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क। तो आप इतना समझे कि सिस्टम तीन तरह से हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मास का दोनों का कंडक्शन होगा, क्लोज सिस्टम में मास का कंडक्शन नहीं होगा, एनर्जी का कंडक्शन होगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में मास एंड एनर्जी किसी का भी कंडक्शन नहीं होगा। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप ऑफ सिस्टम, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टार पॉइंट बनाते रहिए। थर्मो डायनामिक फंक्शन, ये फंक्शन भी आपको दो तरह से यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। थर्मो डायनामिक फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? स्टेट फंक्शन, फंक्शन लिख दीजिए, और पाथ फंक्शन, पाथ, पाथ फंक्शन। दोज फंक्शन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। यहां पर लिख सकते हैं, दोज फंक्शन depend on initial and final state as known as, क्या बोल दिए, इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ है क्या? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये सभी स्टेट फंक्शन है, एंड डिफरेंट एनर्जी like change in enthalpy, change in entropy, change in energy, change in internal energy, change in Gibbs free energy, etc. ये हमारे स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन की बात करें, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन does not depend on initial and final state। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल में वर्क एंड हीट, ये etc, ये दोनों फंक्शन हमारे स्टेट फंक्शन है। हीट सप्लाइड बोल सकते हैं, हीट सप्लाइड, या हीट सप्लाइड लिख दीजिए, सप्लाइड।
ईटीसी। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको ये पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। स्टेट फंक्शन होते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शन इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक लिखे रहने देंगे, इनको हटाते हैं। बात करते हैं थर्मोडायनामिक फंक्शन देख लिए, अभी देखते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को दो तरह से देखने को मिलेंगी, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थोड़ा समझिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो सभी प्रॉपर्टी होंगी जिनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है, वो सारी प्रॉपर्टी वो होंगी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे उनको। मान लीजिए हमारे पास कोई 1 kg वेट है, या मान लीजिए हमारे पास 2 लीटर ऑयल है, उसमें हम और 2 लीटर ऐड कर दें, तो मतलब वॉल्यूम जो है अभी 4 लीटर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 लीटर उसको बोल सकते हैं। तो 2 लीटर मेरे पास था, 2 लीटर आप लोगों ने दे दिया, 4 लीटर हो गया। डायरेक्ट जोड़ के हमने 4 लीटर वॉल्यूम बोल दिया, डायरेक्ट तो हमने जोड़ दिया 2 + 2, है ना। किसी वेट को लेते हैं, 1 kg वेट मेरे पास है, किसी ने 2-3 kg और वेट हमको ऐड करवा दिया, या हम उसमें से सबस्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ या घटा सकते हैं। अभी हम कहें हमारे पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी उसमें जो दूसरा वाटर कंटेनर था उसमें से हमने उसमें मिलाया, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था। देखेंगे जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, हमने इसमें किसी और लिक्विड या सबस्टेंस को, मैंने इसमें इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें इसको ऐड किया। अब इसमें ऐड किया तब हम क्या ये बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या हम इसको ये 60 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो ये जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम की बात करें, यहीं पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इसका वॉल्यूम मेरा 500 ml था, ठीक है ना। ये जो वॉल्यूम था इसको हम 30 ml मान लेते हैं। जब ऐड करेंगे ये तो कंफर्म है कि ये वॉल्यूम जो है 530 ml हो जाएगा। वॉल्यूम को डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, बट हम टेम्परेचर को डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तब ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम को बोलेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर को बोलेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात उम्मीद करता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। डॉट पॉइंट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे दोज प्रॉपर्टी those properties depend on quantity ब्रैकेट में लिखेंगे मास, आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी। एक लाइन और लिख लेंगे, दोज प्रॉपर्टी, नहीं ये नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सीधी एक लाइन लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी या ब्रैकेट में मास। ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहां पर लिखेंगे हेंस कैन नॉट बी डायरेक्टली added or subtracted, मतलब कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ये और लिखा हुआ है, इनको डायरेक्टली जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। यहां पर लिख सकते हैं डॉट पॉइंट बना के, हेंस कैन बी डायरेक्टली एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, इनको डायरेक्ट जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम्पल, पूछ लेगा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यहां पर आप उसी के नीचे कंटिन्यू कीजिए, दो डॉट पॉइंट बनाए थे उसके नीचे एग्जाम्पल आप लिखेंगे सीधा, और एग्जाम्पल लिखे नोट करेंगे वहां। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था मास और वॉल्यूम, ये आप डायरेक्टली लिख लीजिए, एंड हीट एक्सेप्ट स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट होती है इसको आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखेंगे। और एग्जांपल देखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, जितने भी चेंज हैं ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी क्या है एग्जांपल, ये सभी ईटीसी लिख सकते हैं। ये सभी एग्जांपल जो हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हैं, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चेंज जितने भी देख रहे हैं, चेंज इन इंटरनल, चेंज इन एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे टर्म हम आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया करके, आपको सारे समझ में आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की ये बात करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, और यहां पर एक और लिख लीजिए, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होता है हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव की एग्जांपल देख लीजिए बस। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप उसी के नीचे कंटिन्यू कीजिए, अभी मैंने जब नोट कराया था। तो सबसे पहले यहां देखिए मास एंड वॉल्यूम, यहां पर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे तब ये डेंसिटी बन जाएगा। डेंसिटी ये जो प्रॉपर्टी है
वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरा लिखिए ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये भी हमारा क्या रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। फिजिक्स में पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या हमारा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आगे का याद रखेंगे टी पी की पावर 3, यहां से एक टी से हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर, और यहां पी से प्रेशर, एक सेकंड पी से, अभी ये देख लेते हैं, एक पी छूटा जा रहा है, नहीं 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 छूट रहा है, टी पी स्क्वायर ही है। यहां पर पी मतलब फिजिक्स, क्या क्या हो सकते हैं, ये फिजिक्स के जो टर्म है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने इधर लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स का ही टर्म है, तो यहां पर लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिजिक्स के ये तीन याद रखना, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा जाएगा इंटेंसिव में, और यहां पर ये यहां से हटा दीजिए और यहां पर एक टर्म लिख लीजिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन होती है ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना रहेगा। मास एंड वॉल्यूम, हीट, स्पेसिफिक हीट को एक्सेप्ट है, ये इसको नहीं रखेंगे, एक्सेप्ट मैंने लिखा है, यहां पर एक्सेप्ट लिखिए, एक्सेप्ट स्पेसिफिक हीट। अभी क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट को बोल दिया जाएगा, हीट जितनी भी है वो इधर आएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। हीट कभी भी बोला जाए आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सोचिए, बस स्पेसिफिक लग गया समझ लीजिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चली जाएगी, इतना आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, हीट, मास, वॉल्यूम, ये सारी क्या है, और जो जितने भी चेंज हैं ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप लोगों को याद करना रहेगा इसी तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में बेसिक टर्म जो हैं वो हम सभी क्लियर कर देंगे। बेसिक टर्म देखिए, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, सिस्टम सराउंडिंग, ये सिस्टम हमने तीन तरह से देखे, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, आइसोलेटेड, बाउंड्री के बारे में पढ़ा, बाउंड्री दो तरह की थी, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये देखा हम लोगों ने। फंक्शन देखे, फंक्शन, फंक्शन गलत लिख जाता है बार बार, फंक्शन, स्टेट फंक्शन देखा, पाथ फंक्शन समझा, पाथ में केवल वर्क एंड हीट आ रहा था, हीट सप्लाइड, एंड हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी देखी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन सी थी, एक्सटेंसिव थी एंड
इंटेंसिव, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। अभी नीचे एक और एरो आएगा, यहां पर लिखेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलिए इनको देखना बहुत जरूरी है। पहले देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको इसमें बस ये कंफर्म रखना है कि कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस जब बोलेंगे टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा इधर समझेंगे, देखिए कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तब वो उसको जीरो नहीं मानते हैं, वो तो कांस्टेंट, उसको जीरो नहीं कह सकते हैं। देखिए यहां पर टेम्परेचर है, अब यहां पर उठा के कह दिया टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, किसने बोल दिया टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा। मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर 100 केल्विन मैंने टेम्परेचर लिया, अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये है कोई प्रोसेस हुआ इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट तक जाते जाते इनिशियल से फाइनल तक टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तब हम T1 और T2 दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे, सेम। जब हम सेम रखेंगे तब इनका चेंज निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 100 करेंगे तब ये इक्वल जीरो आएगा ना। तो कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट बोला जाए तो वो पैरामीटर जीरो नहीं होता है, बल्कि चेंज इन पैरामीटर क्या होता है, जीरो। अभी मैंने यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट बोला, जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट बोला तब आप याद रखिए कि डेल्टा टी क्या होगा वहां पर, ये जीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। इसी साथ में चिपका के याद रखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू से लिखते हैं, कहीं कहीं ई से लिखते हैं, ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट और चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो डेल्टा यू एंड डेल्टा ई कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, आइसो बारिक प्रोसेस, या ये कौन सा प्रोसेस होता है आइसोबारिक, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रेशर को कैसे कांस्टेंट करते हैं समझिए, थोड़ा इधर देखिए। आप लोगों ने बहुत जगह क्वेश्चन में इधर उधर सुना होगा कि ये कोई सिस्टम है, सिस्टम बनते रहेंगे पूरे चैप्टर में, ये कोई मूवेबल वेटलेस कोई पिस्टन लगी हुई है। अभी देखिए यदि यहां पर हमने इस पिस्टन को ये बोल दिया कि मूवेबल है, ये मूव कर सकती है अप डाउन अप डाउन, ठीक है। यहां पर कोई गैस है, अभी इसका प्रेशर हम कहते हैं कि कांस्टेंट रखिए, तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए ये पिस्टन को मूवेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसका प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो पिस्टन नीचे आ जाएगी, मतलब एटमॉस्फेरिक और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहना चाहिए, कहने मतलब दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां पर प्रेशर बढ़ गया, अब इसको कांस्टेंट करने के लिए ये पिस्टन ऊपर चली जाएगी, प्रेशर इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर जब भी कांस्टेंट की बात, मूवेबल पिस्टन है तब वहां पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि हम इस पिस्टन को फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दिया, अभी ये मूवेबल नहीं रही, अब यहां पर प्रेशर पता चले गैस का बड़ा 1.2 एटीएम हो गया, अभी एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अभी भी 1 एटीएम है,
अभी क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट रह गया क्या? प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इधर 1 एटीएम है, 1.2 एटीएम। अगर इसको पिस्टल को फ्री कर दें तब ये जाके बैलेंस कर लेगी, पिस्टल ये बैलेंस कर लेगी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को, तब ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा आइसोबारिक प्रोसेस में। थर्ड प्रोसेस देखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जहां भी लिखा दिख जाए तो वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा और चेंज इन वॉल्यूम इक्वल 0 आएगा। यहां पर देखना चाहेंगे, ये मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम बना हुआ है, ये पिस्टन लगी हुई है। अभी हम चाहते हैं कि इस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को नॉक कर देंगे, मतलब ये पिस्टन अब यहां से नहीं हिलेगी, तब ये वॉल्यूम जितना भी इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तब इसको कांस्टेंट वॉल्यूम इस तरह से कर सकते हैं। प्रेशर भी इसी तरह से, प्रेशर इस तरह से कांस्टेंट नहीं कर सकते, प्रेशर को मूवेबल होना चाहिए, पिस्टन को क्या होना चाहिए, मूवेबल, तब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस और बताते हैं। अभी यहां तक आप लोगों ने देखा, एक प्रोसेस और देखिए, मैं यहां से इसको हटाता हूं। फोर्थ प्रोसेस क्या है हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां पर हीट Q ये कांस्टेंट रहेगी, हीट कांस्टेंट होगा, चेंज इन Q ये आ जाएगा 0, चेंज इन हीट इक्वल 0, और कांस्टेंट क्या रखेंगे। अभी देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट को कांस्टेंट रखने, ये बात समझ में आई। चेंज इन Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी समझ में आया। इसी के साथ में एक चीज और चिपका के याद रखिए, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये भी याद रखिए। यहां भी 0 हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी। जब हम एंथैल्पी, ये सारे टर्म हम अलग अलग करके मतलब आपको डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना याद रखिए, ये 2 टर्म एक्स्ट्रा मैंने बताए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये भी क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ये साथ में मिला के याद रखेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस और देखते हैं यहां से, ये आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। एक देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है,